तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक वेव फंक्शन अगर पता हो किसी पार्टिकल का एक समय पे, तो आगे के समय में वो वेव फंक्शन कैसे बदलता है समय के साथ, उसके लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करते हैं। और आप जानते हैं जो वेव फंक्शन होता है वो हमारा खजाना है। उस पार्टिकल के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं वो सब उस वेव फंक्शन के अंदर में छुपे हुए हैं, कोडेड हैं। वो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कहते हैं कि पार्टिकल अभी ऐसा है, तो हम क्या क्या बता सकते हैं, जो कुछ भी हम बता सकते हैं, पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कुछ भी है, कहीं से डिस्टेंस है, तो वो सबका एक खास वैल्यू रहता है। हम कहते हैं ये पार्टिकल का स्टेट है। क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा ये मामला थोड़ा अलग है। उन चीज़ों का एक खास वैल्यू ज़रूर होगा एक इंस्टेंट के ऊपर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे मिक्स्ड स्टेट्स भी होते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल्स उसी क्षण के ऊपर अनेक वैल्यूज़ उनके अंदर में घुसे हुए हैं उस ऑब्जर्वेबल के, और कौन सा वैल्यू कितना अमाउंट में वो कंपोनेंट घुसा हुआ है उसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं कि अगर मेज़र करें तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो मिलेगा, अगर हम मेज़रमेंट करें तो ये प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो उस तरह से हम लोग, और वो सारा इन्फॉर्मेशन सभी वेरिएबल्स के लिए, सभी ऑब्जर्वेबल्स के लिए उस क्षण पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब उस वेव फंक्शन के अंदर में है। इसीलिए हम लोग वेव फंक्शन को हमेशा ढूंढते रहते हैं, कहाँ है, कितना है, क्या है, और टाइम के साथ वो कैसे बदल रहा है, उसके लिए ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो क्या प्रोसेस थे हमारे, सबसे पहले तो हम ये हैमिल्टोनियन लिखें, यानी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर लिखें। और अगर हमारा सिंपल सिस्टम है, सिंगल पार्टिकल सिस्टम है जिस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रखे हैं, तो हम लोग उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, और तब पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर ये हो जाता है, गुना कर दीजिए आप उस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो जाता है, और ये सब मिल करके ये हैमिल्टोनियन हो जाता है। और हम ये लिखते हैं H phi इक्वल टू E phi। ये phi जो है वो फंक्शन है, ये जो phi है वो फंक्शंस है, और हम लोग इसको आइगन फंक्शंस कहते हैं, आइगन फंक्शंस कहते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यूज़ हैं वो आइगन वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा ये आइगन वैल्यूज, सारे आइगन वैल्यूज़ को पता करो, सारे आइगन फंक्शंस को पता करो, और उससे एक ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना। एक बार वो बन गया तो जो हमारे पास फंक्शन पता है, अगर t बराबर 0 पे पता है तो उसको एक्सपैंड करिए, और फिर t टाइम पर उसी कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से, और तब फिर वो नया वेव फंक्शन हमें मिलता है। तो हम लोगों ने थोड़ा इसका अभ्यास किया था फ्री पार्टिकल के ऊपर, और ये देखा था कि मोमेंटम के साथ में एक बड़ी अच्छी बात हुई थी फ्री पार्टिकल के मोमेंटम के साथ में, कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी कुछ खास वैल्यूज़ किसी रेंज में आने की, वो प्रोबेबिलिटी समय के साथ नहीं बदलती थी। और हमने एक पासिंग रिमार्क किया था कि जिस ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर्स हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करते हैं उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। उनका जो प्रोबेबिलिटीज़ है डिफरेंट वैल्यूज़ का उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल का, वो समय के साथ नहीं बदलता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले समय में की थी। तो आज हम सबसे पहले उस स्टेट की बात करना चाहते हैं। मान लीजिए पार्टिकल है, उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर किसी समय पे t बराबर 0 पे उसका जो स्टेट है, उसका जो वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन खुद ही हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो बहुत सारे वेव फंक्शंस, आइगन फंक्शंस हमने यहाँ पर निकाले, ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, उसके अनुसार ये आइगन फंक्शंस का अपना स्वरूप होगा, अपने फॉर्म्स होंगे। लेकिन जब हमें दिया हुआ है कि ये पोटेंशियल है, तो हमारे फिर आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज़ वो फिक्स हो जाते हैं। तो हमने जैसे कहा कि t बराबर 0 पे जो वेव फंक्शन है उसको हमने एक्सपैंड किया इन आइगन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो हमारा t बराबर 0 का फंक्शन है वो खुद ही इसमें से कोई एक आइगन फंक्शन है।
तो एक्सपैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक्सपेंड करेंगे तो उस वाले आइगन फंक्शन का कोफिशिएंट 1 और बाकी सारे कोफिशिएंट 0। तो यानी हमारा जो साई एक्स 0 है, t बराबर 0 टाइम पर जो फंक्शन है वो फंक्शन खुद ही इसका आइगन फंक्शन है। मान ले उसको हम कहते हैं ये वाला आइगन फंक्शन है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी है EI। अर्थात अगर आप H को ऑपरेट करें साई x0 पे तो ये खुद ही इसका आइगन फंक्शन है, ये हो जाएगा EI और फिर साई x0 ऐसा, अर्थात EI और फाई IX ऐसा। तो अगर इसके एक्सपेंशन के टर्म्स में बात करें हम, तो इस वाले I के लिए इसका जो साई x0 है उसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, CI 1 है यहाँ पे, और बाकी सब का अगर खोजें उस वाले I के अलावा तो वो सब 0 हैं ऐसा। तो t टाइम पर लिखिए, t टाइम पर अगर वेव फंक्शन लिखना हो तो क्या करते हैं हम? t टाइम पे अगर वेव फंक्शन लिखना हो तो हम क्या करते हैं? हम हर एक कोफिशिएंट को इससे गुणा करते हैं। अलग अलग I के लिए ये अलग अलग कोफिशिएंट भी हैं, अलग अलग आइगन फंक्शंस भी हैं और अलग अलग एनर्जीज भी हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ था इसमें इसकी जगह पे ये लेकर के आते हैं। तो जो 0 हैं उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए वो एक ही टर्म आने वाला है, और जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इतना होगा। तो अर्थात ये बन जाएगा e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस EIT और फिर से ये फाई IX, अर्थात e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस EIT और साई x0। तो यानी अगर वेव फंक्शन किसी एक समय पे हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है तो हमेशा t टाइम के बाद भी उसका आइगन फंक्शन वो रहने वाला है। इस पर भी अगर आप इस हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे? h साई xt ये अगर आप करें तो आप पाएंगे ये है e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस EIT, h ऑपरेटिंग ऑन दिस साई x0 ऐसा, अर्थात e पे पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस EIT, और ये बनेगा क्या? ये ध्यान रखिएगा, ये यही चीज़ है, ये जो चीज़ है वही यहाँ पर लिख रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पर है। तो अर्थात ये EI बन करके और फिर से यही आने वाला है साई x0, और अर्थात इसको अगर आप यहाँ लिख लें और ये दोनों को मिला दें तो ये है साई xt। तो आप देखिए हैमिल्टोनियन को हमने क्या किया? साई xt पे ऑपरेट किया, वही साई xt मुझे दोबारा मिल गया और आइगन फंक्शन वो आइगन फंक्शन हो गया और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी वही वाला रहा EI। तो एक बार अगर वो हैमिल्टोनियन का फंक्शन आइगन फंक्शन है तो हमेशा आगे आने वाले समय पर भी वो हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन ही रहेगा और एनर्जी का आइगन वैल्यू उतना ही रहेगा। अर्थात इस स्टेट में एनर्जी डेफिनिट भी है और कांस्टेंट भी है। डेफिनिट का क्या मतलब? एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी है, 2, 4, 10, 15 एनर्जीज का मिक्स्ड स्टेट नहीं है ये एनर्जी का प्योर स्टेट है। ये एक ही एनर्जी इन्वॉल्व है, कोई खास EI है, वही इसकी एनर्जी है। नापेंगे तो हमें पहले से ही पता है कि इसकी एनर्जी, अगर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर बढ़िया हैं, आदर्श इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो EI ही निकलना है और कुछ दूसरा नहीं निकलना है। तो इसलिए वो डेफिनिट है और कांस्टेंट है। अभी नापें या किसी दूसरे टाइम पे नापें, हर समय वो उतना ही रहने वाला है। तो यानी एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है समय के साथ। और केवल एनर्जी ही नहीं, कोई भी आप दूसरा ऑब्जर्वेबल सोचें एनर्जी के अलावा तो हो सकता है कि उसका वैल्यू डेफिनिट नहीं हो, लेकिन जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है एक समय पे उस ऑब्जर्वेबल के लिए, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आगे आने वाले हर समय के लिए रहने वाला है।
तो यानी अगर ऐसा वेव फंक्शन है और हम कोई भी जो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, जो चीज़ हम उसमें से निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू अगर पूछें तो वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। आप जैसे देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आपको याद होगा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेबल है, कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो कोई ऑब्जर्वेबल है ए और उसका आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। ये क्या होता है, याद दिला दूं आपको, अगर आप इसी स्टेट में बहुत बार मेजरमेंट्स करें तो जो एवरेज आएगा वो ये है, और एक सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या आने वाला है उसका ये एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो उसी एवरेज को एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग, जो वेव फंक्शन रहता है वो, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वो, और फिर से वेव फंक्शन ये ऐसा, अर्थात इसके साथ में इसका स्केलर प्रोडक्ट है, और इसका अर्थ हो गया कि पहला वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कीजिए, पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कीजिए, और उसके बाद इसको ज्यों का त्यों रखिए, तो ए ऑपरेटेड ऑन साई एक्स टी ऐसा, और इसको इंटीग्रेट करिए पूरे रेंज के अंदर में, ये है ये स्केलर प्रोडक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, एक जगह साई है और एक जगह साई का स्टार है। तो इसको जब आप हल करते हैं तो जिस समय ये साई लिखेंगे और इस ए को ऑपरेट करेंगे, उस समय में आपका फैक्टर होगा ई पे पावर माइनस आई एच क्रॉस ई आई टी, ये आने वाला, ये फैक्टर आने वाला है। साई एक्स टी जब हम लोग लिखेंगे, साई एक्स टी जब लिखेंगे तो ये फैक्टर देखिए ये आने वाला है, और उसके बाद ये साई एक्स जीरो आने वाला है। तो ये हो गया ए ऑपरेटेड ऑन साई एक्स जीरो। और इधर से अगर देखें, इधर से अगर देखें, इसको अगर देखें, स्टार है ये, इसी का स्टार है ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई पे पावर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तो इसलिए आई बाई एच क्रॉस ई आई टी, और फिर साई एक्स जीरो। ये चीज़ या ये है, और ये चीज़ यहाँ है, ये ए ऑपरेट जो कर रहा है एक्स का, चूँकि एक्स पे ऑपरेट करता है इसलिए टी को हम बाहर रख रहे हैं, और एक्स वाले फंक्शन पे इस ए को ऑपरेट करा रहे हैं। अब इन दोनों का जो गुणा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 है। तो इसको अगर 1 हो गया तो फिर ये इंटीग्रेशन बन गया हमारा साई स्टार एक्स जीरो ऐसा, और यहाँ से कैपिटल ए, और फिर ये साई एक्स जीरो। तो आप देख रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है। हमने टी टाइम पे जो वेव फंक्शन था वो लेकर के इंटीग्रेशन निकाला, और ज़ीरो टाइम पे जो इंटीग्रेशन था वो हमने निकाला, एक ही है। तो यानी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी समय के साथ नहीं बदल रहा है। आप इसकी कोई खास वैल्यू की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो वो कैसे लिखते हैं हम, अगर कोई ख़ास वैल्यू आप सोचिए ए आई है और हम उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ए का आइगन फंक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें एक्सपैंड करना है वेव फंक्शन को, और तब फिर वो जो कोफिशिएंट आएंगे वो प्रोबेबिलिटीज़ बताएंगे। तो अगर आपने इस साई एक्स टी को एक्सपैंड किया किसमें, इन वाले आइगन फंक्शंस में, तो आप कहेंगे कि ये हैं इस प्रकार के कुछ हैं, ये दूसरे सी आई लिख रहे हैं, ये कुछ सी आई हैं, और उसके बाद फिर वो जो उसके वाले आइगन फंक्शंस हैं वो हैं फाई ए, ऐसा लिख सकते हैं, आई फाई आई ए वाले जो आएगी, ये वाला फाई नहीं है, ये एनर्जी के आइगन फंक्शंस थे, हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस थे, और ये जो फाई हैं ये उस कैपिटल ए के आइगन फंक्शंस हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और ये जो सी आई है यही बताएगा, मॉड सी आई स्क्वायर जो है यही बताएगा इनटू, या मॉड सी आई स्क्वायर जो है यही बताएगा प्रोबेबिलिटी क्या होने की, उस ए आई होने की। अगर आप मेजरमेंट करो तो ए आई मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। सी आई कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो, सी आई लिखने के लिए आप इस ए आई को और इस वेव फंक्शन को आप स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। इसका भी वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे, इसको भी अगर आप देखना चाहेंगे कि ये मॉड सी आई स्क्वायर क्या है,
ये भी टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी उस पार्टिकल के बारे में जितनी भी चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, या और भी जो कुछ भी उसके लिए मेज़र किया जा सकता है, उसमें से कुछ भी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। वेव फंक्शन परिवर्तित हो रहा है, वेव फंक्शन बदल रहा है, लेकिन हम वेव फंक्शन कभी नहीं नापते हैं। वेव फंक्शन की सहायता से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मेज़रमेंट अगर करें तो कौन से मेज़रमेंट के कौन से वैल्यू की कितनी प्रोबेबिलिटी आने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वेव फंक्शन बदल रहा है, लेकिन वो जो प्रेडिक्शंस हैं, एनर्जी क्या आने वाला है, मोमेंटम क्या आने वाला है, अगर कोई 3 डिमेंशन में है तो एंगुलर मोमेंटम क्या आने वाला है, उसका वाई कंपोनेंट क्या आने वाला है, जेड कंपोनेंट क्या आने वाला है, तो ये जितने प्रकार के उसके इंफॉर्मेशंस हमारे हैं वो समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, सबके सब जो कहते हैं, केवल वेव फंक्शन बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और वो कैसा फैक्टर है? वो e⁻⁻ i समथिंग इस टाइप का है। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग फेज फैक्टर कहते हैं। इस तरह का जो फैक्टर होता है e⁻, मान ले कुछ i अल्फ़ा, इस तरह का, ऐसा से इस प्रकार की चीज़ से अगर गुना हो रहा है जहाँ अल्फ़ा रियल है, तो उसको हम लोग फेज फैक्टर कहते हैं। सिर्फ फेज फैक्टर बदल रहा है। फेज फैक्टर बदलने से, सिर्फ एक फेज फैक्टर से गुना हो गया है, तो उससे हमारे कुछ भी ऑब्जर्वेबल चीज़ें नहीं बदलती हैं। ये बड़ी मज़े की बात है। यहाँ भी ये फेज फैक्टर्स ही हैं, लेकिन यहाँ एक फेज फैक्टर से पूरा वेव फंक्शन गुना नहीं हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग फेज फैक्टर से अलग अलग कंपोनेंट्स का गुना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन यहाँ चूँकि पूरा का पूरा वेव फंक्शन ही ऐसा है जो कि इससे एक फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा वेव फंक्शन ही एक फेज फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इस वेव फंक्शन से जो फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन इसमें भी है। और इसलिए ऐसे स्टेट्स को हम लोग एक अलग नाम देते हैं और उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। आपको शब्द से याद आ रहा होगा, बोर्स का मॉडल है हाइड्रोजन एटम में, उसमें स्टेशनरी स्टेट्स की चर्चा होती है। तो स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब है कि अगर वो वेव फंक्शन है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है, समय बीतने दो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो एनर्जी है वो एनर्जी है, कुछ भी रेडिएट होने वाला नहीं है, कुछ भी कम होने वाला नहीं है, कुछ भी ज़्यादा होने वाला नहीं है। हर एक पैरामीटर, हर एक ऑब्जर्वेबल का वैल्यू वही का वही रहने वाला है। तो इसको हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स ऐसा बोलते हैं। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जो हैमिल्टोनियन है और ये जो एनर्जी है उसका क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा महत्व है। ऐसे तो ये एक ऑब्जर्वेबल है, जैसे लीनियर मोमेंटम ऑब्जर्वेबल है वैसे ये भी ऑब्जर्वेबल है, या पोजीशन है, उसी तरह से एनर्जी भी है। लेकिन एनर्जी का बड़ा खास महत्व है, क्योंकि ये जो एनर्जी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर हैमिल्टोनियन जिसको हम कहते हैं, वो पूरे भविष्य को निर्धारित कर रहा है। उस पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसे कैसे बदलेगा समय के साथ में, वो पता करने के लिए मुझे एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ चाहिए। ये वाले कैपिटल EI चाहिए मुझे, और ये वाले फाई चाहिए मुझे। अर्थात हमें ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना ही करना है। तो एक सीधा साधा ऑब्जर्वेबल होने के साथ साथ ये जो एनर्जी है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा सेंट्रल स्थान रखती है। और इसलिए ये जो इक्वेशन है H∅ = E∅, ये जो इक्वेशन है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसके लिए भी एक अलग नाम है। और वो नाम क्या है? वो नाम है टाइम इंडिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो आप हैमिल्टोनियन पहले लिखें, और हैमिल्टोनियन यानी ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, और वो ऑपरेटर कैसे लिखें वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अगर आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन टाइप की चीज़ में काम कर रहे हैं तो Vx हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ कैपिटल E इंटू एक्स इस टाइप का, प्लस माइनस कुछ उस टाइप का Vx बनेगा। तो कौन सा सिस्टम है उससे ये Vx डिसाइड होगा, और तब ये हैमिल्टोनियन का प्रकार डिसाइड होगा। और एक बार आपने हैमिल्टोनियन लिखा तो फिर ये इक्वेशन ढूंढिए, ऐसे फाई ढूंढिए, ताकि वो हैमिल्टोनियन उस पर ऑपरेट करके वही फंक्शन दोबारा दे दे और सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। आपको एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस मिल जाएंगे, और तब उसके बाद आप t बराबर 0 पर क्या था, t पर क्या हो जाएगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा इसका अभ्यास करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का कुछ खास सिस्टम्स लेकर के, और फिर उसमें कैसे क्या एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होते हैं, क्या वो होते हैं, फाई होते हैं, इनका थोड़ा हम लोग अभी अभ्यास करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग फोर्सेस की सीधी चर्चा नहीं करके, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी इसकी चर्चा करते हैं, और फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में जो संबंध है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो भी आपको याद होगा। हम लोग फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा संबंध लिखते हैं, माइनस dV/dx। अभी भी हम एक डायमेंशन में काम कर रहे हैं, अभी भी हम एक ही डायमेंशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्वांटम मैकेनिक्स के जो नए फॉर्मुलेशंस हैं उनसे परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स बढ़ेगा। तो ऐसा, तो हम लोग इस V से हमेशा काम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से काम करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स की जो भाषा है उसमें जनरली इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल के पोटेंशियल ही बोलते हैं। आपने अपने स्कूल के अंदर में पोटेंशियल अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग जरूर पढ़ा होगा। हम लोग कहते हैं कि एक चार्ज है उसके कारण से पोटेंशियल है Q/4πε0r, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की जब बात होती है तो हम कहते हैं हाँ 2 चार्जेस तो कम से कम होना ही चाहिए, तो फिर Q1 Q2/4πε0r, ऐसा हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और उस पर जो फोर्स लगाने वाले जो दूसरे हैं इंटरैक्शन जिनसे हो रहा है उनके कारण से, और ये पार्टिकल उसके साथ में है उस इंटरैक्शन से, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है उस फील्ड के अंदर में, तो उसको हम लोग पोटेंशियल अक्सर बोला करते हैं। तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि आपने पहले पोटेंशियल अलग पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी अलग पढ़ा था, अभी एक ही शब्द, 2 शब्दों से उसी चीज़ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पहले ऐसे पोटेंशियल एनर्जीज़ की बात करेंगे, इस प्रकार के फंक्शंस की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसमें हमारा पार्टिकल बाउंड रहता है, एक रीजियन में बाउंड रहता है। उसको हम लोग कहते हैं बाउंड स्टेट पोटेंशियल्स। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की भाषा में करें, ये मान लीजिए Vx यहाँ है और x यहाँ है, और एक उदाहरण के लिए हम लोग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके लिए लिखते हैं Vx बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर आप प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट आएगा, एक ऐसा पैराबोला टाइप का प्लॉट आएगा। इधर ये एनर्जी का स्केल है जूल में, इधर ये एक्स का स्केल है मीटर के अंदर में, ऐसा करके ये आएगा। अब इस पार्टिकल को जो कि ऐसा इस फोर्स के कारण से जिसको ऑसिलेट कराया जा रहा है उसकी एक खास एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और वो टोटल एनर्जी मान लें कि जूल में है, तो यहाँ कहीं पर हम उसको प्लॉट भी कर सकते हैं, ये है वो टोटल एनर्जी। अब यहाँ से अगर आप एक लाइन ऐसे खींच दें और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दें,
तो आप देखिए पार्टिकल अगर इतने x पर है, यहां पर है, इतने x पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये इतनी है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से यहां तक ये जितने जूल हुआ वो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये इसकी टोटल एनर्जी है। तो अर्थात जो बच गया है यहां से यहां तक इतना, इतने जूल, ये जो बच गया है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और अगर आप इस पार्टिकल को यहां से उठाकर यहां ले आइए तो क्या हो जाएगा, यहां अगर उठा करके ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ गई है और उसकी काइनेटिक एनर्जी अब इतनी ही रह गई है। ये इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, और कुल मिलाकर के ये टोटल एनर्जी है। अगर आप इसको यहाँ ले आते हैं, इस पार्टिकल को यहाँ ले आते हैं, तो क्या होता है, जो टोटल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। यानी ऑसिलेशन में ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जब वो एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट पर पहुंच गया है उस समय में उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई है। वहाँ से वो टर्न करता है, वहाँ से वो वापस जाता है, फिर वो मीन पोजीशन की तरफ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर वहाँ से चल करके वो दूसरी तरफ जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है, यहाँ आके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। कुछ माइनस ए और ये प्लस ए। यहाँ नहीं पहुँचा सकते आप, इसको यहाँ नहीं पहुँचा सकते पार्टिकल को, क्योंकि अगर यहाँ पहुँचा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा और टोटल एनर्जी कम, अर्थात काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये फॉरबिडन रेंज है, ये इसमें नहीं जा सकते, मना है, फॉरबिडन रेंज है ये। इसी तरीके से इधर जो है, इसके इधर ये फॉरबिडन है। इतनी दूर के अंदर में रह सकते हैं। ऐसे सिस्टम्स बाउंड स्टेट्स सिस्टम्स कहलाते हैं, जो एक खास रीजन के अंदर में ही रह सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, या बाहर जाने की संभावनाएं तेज़ी से घटती जाती हैं, तो उसको हम लोग बाउंड स्टेट पोटेंशियल्स कहते हैं। तो ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से आपका उदाहरण लिया था, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो हमें बहुत सारी अद्भुत चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। और हम सबसे पहले सबसे एक आसान सा गणित की दृष्टि से एक बहुत आसान सा पोटेंशियल है, उसकी चर्चा करेंगे, और वो है हमारा, जिसको हम कहते हैं, कई नाम हैं, डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये एक नाम है, इसका इन्फिनिट भी कहते हैं, इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इसको कहते हैं वन डिमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये तरह तरह के इसके नाम होते हैं। और कैसा पोटेंशियल है ये पोटेंशियल ऐसा है कि अगर आप प्लॉट करें, ये x बराबर 0 है और कुछ x बराबर l है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल इसका 0 है। अगर पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में कहीं पे है तो उसका पोटेंशियल एक ही जितना है और उसको हम 0 कह रहे हैं। लेकिन जहाँ ये l से आगे बढ़ा तो पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो आप ऐसा एक लाइन डाल सकते हैं यहाँ पे और ये कह सकते हैं कि v बराबर इन्फिनिटी है यहाँ पे। इसी तरीके से ये यहाँ पे एक लाइन डाल सकते हैं y एक्सिस पे और इसको कह सकते हैं यहाँ भी v बराबर इन्फिनिटी है और यहाँ से यहाँ तक में v बराबर 0 है। तो तीन रीजियंस हो गए, v बराबर इन्फिनिटी, v बराबर 0 और फिर v बराबर इन्फिनिटी। तो यानी कैसा हो गया ये एक रिजिड वॉल जैसे है, इससे इधर नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते, इसके इधर कतई नहीं जा सकते हैं। इसके अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जिधर जाना है जाएं, लेकिन दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका नाम बॉक्स है, वन डिमेंशनल बॉक्स है। ये बॉक्स के अंदर में कहीं भी घूम फिर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसको अगर आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? x बराबर 0 से l तक v बराबर 0 है। सो v इज 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन l, अदरवाइज इट इज इन्फिनिटी।
इक्वल टू इन्फिनिटी अदरवाइज। ये ऐसा लिखेंगे इसको, 0 से L तक में अगर है तो v बराबर 0 है, और अगर इधर है या इधर है तो v बराबर इन्फिनिटी है। हैमिल्टोनियन के भी अलग अलग फॉर्म है। हैमिल्टोनियन जब हम लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, ऐसा। तो अगर हम 0 लेस देन एक्स लेस देन एल इस रीजन के लिए लिख रहे हैं, इस रीजन के लिए लिख रहे हैं, तो वैसी हालत में हमारा हैमिल्टोनियन है सिर्फ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और डेल टू डेल एक्स स्क्वायर। और अगर हम दूसरे रीजन के लिए लिख रहे हैं, x लेस देन 0 लिख रहे हैं या x ग्रेटर देन l लिख रहे हैं, तब वैसी हालत में हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो ये Vx के कारण से इन्फिनिटी है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये एक्चुअली Vx है, दैट प्लस Vx है, बट दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इस प्रकार का इसका हमारा मैथमेटिकली अगर इस पोटेंशियल को लिखेंगे और हैमिल्टोनियन को लिखेंगे ऐसा निकल करके आएगा। तो अब हम अगले क्लास के अंदर में यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा बाउंड स्टेट पोटेंशियल है, ये पार्टिकल को इधर नहीं जाने देने की कोशिश करेगा, इधर नहीं जाने देने की कोशिश करेगा, ये इसको बाउंड करके रखेगा, कन्फाइन करके रखेगा। और इस पर्टिकुलर बाउंड स्टेट पोटेंशियल में कैसे हम इस हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस निकालें और आइगन वैल्यूज़ निकालें, वो काम हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।